और इस वक्त बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां मकर संक्रांति पर गंगा में स्नान करने पर पाबंदी है। 14 जनवरी को इस साल का पहला बड़ा गंगा स्नान होना है और कोरोना की वजह से प्रशासन ने गंगा स्नान पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, कोरोना केसेस न बढ़ जाए, इसको लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। हरिद्वार की डीएम ने यह फैसला लिया है। साल के पहले गंगा स्नान पर पाबंदी लगी है हरिद्वार में। पुलकित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े। पुलकित, अपडेट कीजिए इस खबर को। ये मनाही, ये पाबंदी कितना असर करने वाली है, क्योंकि हरिद्वार भी वो जगह है जो अछूता नहीं है कोरोना से। जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से कोरोना का जो संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर ये प्रतिबंध जो है गंगा स्नान पर लगाया गया है। क्योंकि मकर संक्रांति का जो स्नान होता है वो साल का पहला सबसे बड़ा जो एक गंगा स्नान होता है और दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। तो ये ना सिर्फ हरिद्वार के स्थानीय लोगों के लिए बल्कि यहाँ के व्यापारियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए जरूर एक निराशाजनक खबर साल की शुरुआत में आई है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जो जिला प्रशासन का जो आदेश आया है उसमें साफ तौर पर यह स्पष्ट किया गया है कि जो बाहरी जिलों से और बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये जरूर एक निराशा की बात है। बाहर के जो श्रद्धालु हैं वो मकर संक्रांति पर इस बार हरिद्वार में गंगा की डुबकी नहीं लगा सके। फिलहाल शुक्रिया। पूरे देश में कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ चुका है। पिछले 24 घंटे की जो स्थिति है वो बेहद परेशान करने वाली। हालांकि आंकड़ों के जरिए हम आपको अब राज्यवार स्थिति समझाते हैं कि कहां पे क्या आंकड़ा है। देश भर में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। हालांकि कल के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में कमी जरूर आई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1,68,063 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इस दौरान कोरोना से 69,959 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 277 लोगों की जान चली गई है। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ी है। आज के आंकड़े की बात करें, पिछले 24 घंटे की क्या स्थिति रही, तो 1,68,000 से ज्यादा मामले हैं। एक दिन में 277 लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा पूरे देश के आंकड़े की बात करें तो 1,68,000, कुल एक्टिव केसेस की संख्या 8 लाख से ज्यादा। 1,68,063 केसेस पिछले 24 घंटे में महज 277 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। यह आंकड़ा है। और कोरोना को लेकर कितने हॉटस्पॉट हैं, ये सवाल सबके जहन में है। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो परेशानी यहां ज्यादा है। हालांकि इन चुनौतियों के बीच 12:30 बजे वो समय जब सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल LNJP हॉस्पिटल पहुंचेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे। और इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां पीएम मोदी 13 जनवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक कर सकते हैं। देश भर के हालात को देखते हुए सीएम अब राज्यों के पीएम देश के राज्यों के सीएम से बातचीत करेंगे। वो तारीख है 13 जनवरी जब यह अहम बैठक होगी, क्योंकि अभी कोरोना का पीक आना बाकी है। जो आंकड़े हैं उसके बारे में एक्सपर्ट्स यही सलाह दे रहे हैं, यही बता रहे हैं कि अभी और भी स्थिति खराब हो सकती है, अभी चुनौतियां और भी सामने आ सकती है। तो पीएम अब इन राज्यों के सीएम से, तमाम राज्यों के सीएम से बैठक कर बातचीत करेंगे और बातचीत के जरिए समाधान पे पहुंचने की कोशिश या फिर स्थिति के बारे में भांपने की कोशिश कि आखिर राज्य अपने स्तर पे किस तरीके से कदम उठा रहे हैं। कोरोना की 2 वेव में हमने देखा कि आपसी तालमेल बहुत जरूरी है, यानी केंद्र और राज्य सरकार अगर मिलकर काम करे, जहां भी चुनौतियां दवाई को लेकर, वैक्सीन को लेकर, किसी और चीज को लेकर अगर परेशानियां आ रही है तो उसमें केंद्र का हस्तक्षेप बहुत जरूरी होता है। और यही वजह है कि फीडबैक मुख्यमंत्रियों के जरिए पीएम लेने वाले हैं और इस फीडबैक के आधार पर जहां जहां जिस राज्य को जो भी कमी महसूस होगी उसको उस तरीके से केंद्र सरकार मुहैया भी करवाएगी। क्योंकि सबसे जरूरी है सेहत, सबसे जरूरी है देश के नागरिकों का स्वास्थ्य। और यही वजह है कि इस वक्त जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पीएम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, संभवतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये बैठक होगी, क्योंकि अभी तक जितनी हमने सीएम के साथ बैठक देखी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है और खासकर कोरोना के हालात में ये बैठक किसी तरीके से होती है। तो 13 तारीख। और रवि सिंह इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। रवि, सीएम, तमाम राज्यों के जो सीएम हैं उनसे बातचीत होने वाली है पीएम की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोरोना की स्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को
एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और ये बैठक तो मुख्यमंत्रियों के साथ में हो सकती है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी। और इसमें खास तौर पर जिस तरीके से देश भर में वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री बार बार इस बात को लेकर जोर देते रहे हैं शुरुआती दौर से ही कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करना बहुत जरूरी है। और एक दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को लिखा गया है कि आपको हर तैयारी रखनी चाहिए। भले ही केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में भर्ती होने की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि सेकेंड वेव में है। लेकिन ये कभी भी स्थितियां बदल सकती हैं, तो उसको लेकर आपको तैयार रहना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री की 13 तारीख को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो सकती है। इसके पहले की भी जो बैठक हमने देखी है, खासकर कोरोना से जुड़ी हुई जो बैठक रही है, उसमें भी इन बातों का जिक्र होते रहा है कि अगर किसी राज्य को लगता है कि वहां पे कोई कमी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है और केंद्र के हस्तक्षेप की जरूरत है या मदद की जरूरत है, तो वो उस मीटिंग में कहते हैं खुलकर। देखिए, क्योंकि केंद्र सरकार तमाम जो गाइडलाइंस हैं या सपोर्टिंग हैंड्स राज्यों को देती है, और बार बार प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की तरफ से यही कहा जाता है कि किसी भी राज्य में अगर कोरोना की स्थिति बिगड़ती है तो राजनीति से ऊपर उठकर पूरे देश में एक जैसी स्थितियां लानी है। नहीं कि पूरे वैक्सीनेशन का अभियान तेज करना है, पूरे देश में लोगों को हेल्थ की सुविधाएं देनी है, स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, इलाज की सुविधाएं देनी है। तो केंद्र सरकार बार बार मॉनिटरिंग करती है, सलाह देती है, मशवरा देती है, और जहां पर जिस भी तरह के दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, तो राज्य सरकारों को पूरी मदद देने की कोशिश करती है केंद्र सरकार। और जो 13 तारीख को बैठक हो सकती है मुख्यमंत्रियों के साथ में, इन तमाम चीजों को लेकर भी बातचीत होगी कि जिस राज्य में ज्यादा केसेस हैं, कि जिस राज्य में कम वैक्सीनेशन हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल। इस बीच केंद्र सरकार की तैयारियां भी हम उस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बार बार लेटर के जरिए आगाह किया जा रहा है, राज्यों को सतर्क किया जा रहा है या उन्हें सलाह दी जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी रवि हम आपके जरिए अपने दर्शकों को बता रहे थे। फिलहाल शुक्रिया। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 13 तारीख को बड़ी बैठक होनी है पीएम के साथ राज्यों के सीएम की। आईसीएमआर ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। तब्दीलियां जो हुई है वो हम आपको बताते हैं। नई एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना मरीज के संपर्क में आने पर सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आईसीएमआर की एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाला अगर कोई व्यक्ति उम्र के हिसाब से हाई रिस्क कैटेगरी में आता है या फिर कोमोर्बिड नहीं है, तो उसे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। नई एडवाइजरी के मुताबिक गंभीर रोगियों और बड़ी उम्र वालों के लिए टेस्ट जरूरी है, क्योंकि वो हाई रिस्क में आते हैं। तो ये नई एडवाइजरी, यानी इस बार जो कोविड सिचुएशन है, उसमें अगर आपको लगता है कि आपको कोई लक्षण नहीं है या आप हाई रिस्क में नहीं आते, तो अपने आप को आइसोलेट कर ले, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दे, लेकिन बहुत जरूरी ना हो तब तक कोरोना टेस्ट कराने की आपको जरूरत नहीं है। ये किसकी गाइडलाइंस है, ये किसकी एडवाइजरी है? आईसीएमआर की ये गाइडलाइंस है। और इस बीच हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है, जो एडवाइजरी है, उसके बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात इस बीच करते हैं, जहां कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई। एक दिन पहले डीडीएमए यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। हालांकि डीडीएमए की बैठक में यह साफ कर दिया गया है कि फिलहाल दिल्ली लॉकडाउन की ओर नहीं बढ़ रहा है। दिल्ली में कोई लॉकडाउन सिचुएशन नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन शहर के सभी रेस्टोरेंट और बार अगले आदेश तक बंद रहने वाले हैं। इस दौरान होटल और रेस्टोरेंट से खाना ले जाने और होम डिलीवरी की छूट जारी रहेगी। यही नहीं, डीडीएमए ने कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में कोरोना को काबू करने के लिए पहले से ही नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसके अलावा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाने के लिए भी चालान काटे जा रहे हैं। और ये सारी पाबंदियां इसलिए लगाई गई है क्योंकि दिल्ली में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। तो देश भर की स्थिति क्या है और खासकर दिल्ली पे अगर हम फोकस करें तो यहां क्या हालात बने हुए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर 25% हो चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचेंगे। अस्पतालों को जो उन्होंने निर्देश दिया था
कोविड केयर सेंटर को लेकर जो निर्देश दिया था, एक्स्ट्रा बेड को लेकर जो निर्देश दिया था, उसके हालात क्या बने हुए हैं, उसको लेकर वो आज स्थिति का जायजा भी ले सकते हैं। देश भर में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ने के बाद आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने दावा किया है कि मार्च के आखिर तक देश में कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो जानी है। उन्होंने अपनी एक रिसर्च के आधार पर यह दावा किया कि इस महीने के आखिर तक देश भर में कोरोना मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ सकती है और हर दिन करीब 8 लाख नए मरीज सामने आ सकते हैं। साथ ही प्रोफेसर मनिंदर ने बताया कि मुंबई में इस महीने कोरोना की तीसरी लहर अपने चरम पर पहुंच जाएगी, जबकि फरवरी के शुरुआत में दिल्ली में भी कोरोना की तीसरी लहर अपनी चरम पर पहुंच सकती है, यानी उस दौरान कोरोना के सबसे ज्यादा नए मरीज सामने आएंगे। प्रोफेसर ने दावा यह भी किया है कि जितनी तेजी से कोरोना का ग्राफ ऊपर जाएगा, उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाएगा। इसकी संभावना है, जिसका मतलब यह है कि मार्च के आखिर हफ्ते तक देश में कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो सकती है। हमारा अंदाज ये है कि तेजी से इस महीने के बाद नीचे आएगी और मार्च के मध्य तक वेव लगभग समाप्त हो जाएगी। और जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहाँ पे कई दिन हो गए इस लहर को प्रारंभ हुए, तो वहाँ इन तीनों शहरों में हमारे अंदाज के अनुसार इस महीने के बीच में, यानी अगले कुछ दिनों में ही अपने उच्चतम स्तर पे ये लहर पहुंच जाएगी और उसके बाद बहुत तेजी से नीचे जाना प्रारंभ होगी और इस महीने के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगी। इस बीच आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने कोरोना से बचने के लिए लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी है, अपील भी की है। उन्होंने कहा कि लोग मास्क जरूर पहने और बार बार अपने हाथों को धोते रहें। स्वयं को बचाने के लिए करनी चाहिए, मास्क अवश्य पहने जब भी किसी भीड़ वाली जगह पे जा रहे हो। और दूसरी चीज, अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया हो तो अवश्य करवा लें। वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा फायदा जो लगातार देखा गया है कि आपको इन्फेक्शन से चाहे ये ना रोक पाए, लेकिन वो ज्यादा तीव्र नहीं होने देता बीमारी को, तो हल्की बीमारी होके ही चली जाती है। इस बीच बड़ी खबर मुंबई में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 120 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी की मौत भी हुई। मुंबई पुलिस ने कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 443 पर अब तक 126 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा जो है वो बेहद परेशान करने वाला, क्योंकि सिर्फ पुलिसकर्मियों को फोकस करके हम आपको बताएं आंकड़ा, तो 120 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। मुंबई में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और ये कहर इस तरीके से बरस रहा है कि 24 घंटे में 120 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पहले देश की राजधानी दिल्ली में ये आंकड़ा हमने देखा और अब उसके बाद पुलिसकर्मियों के लिए नई मुसीबत मुंबई। और मुंबई में कितने पुलिसकर्मी अभी तक 24 घंटे में एक की मौत हो चुकी है। 120 ऐसे पुलिसकर्मी जो कि कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और ये परेशानी बहुत बड़ी है। हर बार कोरोना के किसी भी वेव में मुंबई एपी सेंटर बन जाता है और मुंबई में चुनौती इतनी बड़ी सामने आ जाती है कि सब कुछ कंट्रोल करना, सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही हालात फिलहाल बने हुए हैं मुंबई में। आम लोगों की तो छोड़िए, जो पुलिसकर्मी पूरे एहतियात के साथ, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि पुलिसकर्मी प्रॉपर मास्क कैरी करते रहते हैं, डबल लेयर मास्क यूज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको ये बीमारी छू रही है। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाकर, चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि अब पुलिसकर्मी भी इससे अछूता नहीं। बिल्कुल, अगर आंकड़ों को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव हुए हैं वो मुंबई पुलिस के पुलिसकर्मी हुए हैं। कुल 298 जो आंकड़ा 24 घंटे में सामने आया है पूरे राज्य में, उसमें से 120 पुलिसकर्मी सिर्फ मुंबई पुलिस के हैं। और साथ ही साथ जो एक मौत हुई है वो भी मुंबई पुलिस में बंधु गायकवाड़ नाम का एक जो पुलिसकर्मी था, उसकी मौत हुई है इलाज के दौरान। यानी कुल आंकड़ा जो मुंबई पुलिस है अब 126 हो चुका है। जिस तरह से ये केसेज लगातार मुंबई पुलिस से बढ़ रहे हैं, इस पर अब सरकार को गंभीरता से देखना होगा, गृह मंत्रालय को गंभीरता से देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का खतरा महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, इस दौरान कानून के पालन करवाने की जिम्मेदारी इन्हीं पुलिसकर्मियों पर होगी। और ऐसे में अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति आती है तो ये जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों की बढ़ जाती है। और इस दौरान जब वो नाकाबंदी करते हैं, चेकिंग अभियान चलाते हैं, उस दौरान पुलिस जो है वो पब्लिक के संपर्क में आती है और यही वजह है कि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए अब सरकार को कदम उठाना पड़ेगा ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। चलिए, फिलहाल शुक्रिया।
मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में कड़ी पाबंदी और स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी का भी कोई खास असर नहीं दिख रहा है। मुंबई की सब्जी मंडियों में जबरदस्त भीड़ और हर दिन की यही तस्वीर। कोरोना के खतरे के बाद भी लोग कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। दादर की सब्जी मंडी की बात करें तो जहां तक नजर वहां भीड़ ही भीड़। बिना मास्क के लोग बेपरवाह लापरवाह होकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ में शामिल ज्यादातर लोगों के चेहरे पर बिल्कुल मास्क नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए। और जो अगर मास्क लगाए हुए भी हैं तो चेहरे पे मास्क ना होकर गले पे लटका हुआ मास्क है। सोशल डिस्टेंसिंग तो जैसे लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये किस चिड़िया का नाम है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि जिन जिन जगहों पर भीड़ हो रही है वो कम नहीं हुई तो उसे बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मुंबई में धारा 144 भी लागू है, लेकिन इस मंडी में हजारों की भीड़ नजर आ रही है और भीड़ के जरिए आप समझ सकते हैं कि लोग कोरोना के तमाम नियमों का मजाक बना रहे हैं। अपनी नागरिक, एक सजग और जागरूक नागरिक होने की कोई जिम्मेदारी ये समझ नहीं रहे। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कल से नई पाबंदियां लागू कर दी गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने चेतावनी दी कि जिन भी जगहों पर भीड़ हो रही है अगर कम नहीं हुई तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इन चेतावनी का या नए नियमों का फिलहाल कोई खासा असर मुंबई में देखने को नहीं मिल रहा है। मुंबई की दादर की सब्जी मंडी में हालात जस के तस बने हुए हैं। मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर न सिर्फ नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जो नए प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, बल्कि कोरोना के नियमों की तो धज्जियां उड़ रही हैं। आप देखिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो भीड़ है वो काफी ज्यादा आपको नजर आ रही है और ये हर दिन के हालात हैं। लगातार कोरोना के केसेज बढ़ते रहे हैं और केसेज के बढ़ने को देखकर सरकार ने कल से जो है कई सारे प्रतिबंध, कड़े प्रतिबंध जो है वो लगाए थे, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि भीड़ भाड़ ना करें और साथ ही साथ दिन में धारा 144 लगी रहेगी, यानी 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। बावजूद इसके आप देखिए। और ये देखिए तस्वीरें दिल्ली की है। दिल्ली में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। आज बीजेपी की तरफ से एक बड़ी बैठक, मंथन होना है और ये मंथन होना है चुनावी माहौल को लेकर। फर्स्ट और सेकंड फेज के जो चुनाव होने हैं उसमें उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं, वो कौन कौन चेहरे होंगे जिनको चुनावी माहौल में उतारे बीजेपी, तो भरोसा उस तरीके से हो कि वो कैंडिडेट जीत जाए। इसको लेकर पहले भी बीजेपी एक इंटरनल सर्वे जो कराती है उसके जरिए, उस सर्वे के जरिए वो रिपोर्ट तैयार करती है कि आखिर वो कौन कौन से चेहरे हैं जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं, पब्लिक में भी उसकी छवि उस तरीके से है। और इन बड़ी बातों पर फोकस करके वो लिस्ट बाकायदा तैयार हो चुका है। और आज यहाँ पे यानी दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और सीएम के अलावा यहाँ पे स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम की तस्वीरें, केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इन सभी की मौजूदगी, चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त कोरोना पीड़ित हैं तो वर्चुअली कनेक्ट होंगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा चुके हैं आपको। दोनों पहुंच गए हैं मीटिंग के लिए। ये बड़ी बैठक होनी है और इसी बैठक के जरिए तय होगा कि आखिर मथुरा को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है। क्या जन भावना जो है या फिर जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं उस भावनाओं को ख्याल रखते क्या सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से कैंडिडेट हो सकते हैं। ये तमाम ऐसी बड़ी बातें हैं जिसको लेकर जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल साफ हो जानी है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इस बड़ी बैठक में फिलहाल कौन कौन पहुंचा हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और भी जो बड़े चेहरे हैं, स्वतंत्र देव सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनकी मौजूदगी भी रहने वाली है। सीएम की तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीएम योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग में चले गए और बीजेपी ऑफिस में, दिल्ली दफ्तर बीजेपी का जो ऑफिस है दिल्ली में, वहां पे ये बैठक चल रही है और इस बैठक में बड़े चेहरे की मौजूदगी और कौन कौन से ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिनको लेकर बीजेपी में आपसी सहमति बनेगी। क्या इस बीच किसी ऐसे नाम को हटाया जा सकता है जिस पर सहमति नहीं बनी हो, जिसको एंड टाइम में लग रहा हो कि नहीं इस कैंडिडेट के जरिए हम नहीं जीत सकते हैं। क्या ये तब्दीलियां होगी? आप इसको फाइनल राउंड कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में ये तैयारियां एक दिन की नहीं होती है, ये एक दिन की मीटिंग से नहीं होती है, ये कई राउंड्स की मीटिंग होती है जिसमें जेपी नड्डा अमूमन आप देखते हैं कि चुनावी माहौल में वो जाकर बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी बैठते हैं और जो बड़े जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनके साथ भी बैठते हैं, जो प्रदेश लेवल के लीडर हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उनके साथ भी फीडबैक रिपोर्ट तैयार होती है और उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है, जिसके बाद हमने कभी नहीं देखा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उस तरीके से
नाराजगी हो। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, ये बड़ी बैठक और बड़ी बैठक से ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जानी है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और कौन बीजेपी का जिताऊ कैंडिडेट होगा जो कि 2022 में सत्ता की राह आसान करेगा। देखिए, अभी प्रदेश स्तर पर कल बैठक हुई थी जिसमें कुछ नामों पर चर्चा हुई है और जो पहले और दूसरे चरण खास तौर से चुनाव है उसके लिए 2-2, 3-3 उम्मीदवार हर सीट के लिए प्रदेश स्तर पर चुन लिए जाते हैं। उसके बाद आज से दिल्ली में मंथन शुरू होगा। आज हालांकि कोई लिस्ट आने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो 3 दिन बाद होने की उम्मीद है, यानी 13 तारीख को वो होने की उम्मीद है। उस बैठक में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी अपना पूरा होमवर्क पूरा करना चाहती है और हर सीटों पर मंथन, यहाँ पर जो राज्य स्तर की कमेटी से जो नाम आए हैं उनके बारे में यहाँ पर केंद्रीय नेताओं से चर्चा होगी और उसके बाद उस पर अंतिम मोहर जो होगी वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगी, जो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होगी। गृह मंत्री भी उस बैठक में रहेंगे और बीजेपी अध्यक्ष, क्योंकि वो कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, तो वो ऑनलाइन रूप में उस बैठक में जुड़ेंगे। आज जो बैठक होगी उसमें भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के शामिल होने की संभावना है। वो हालांकि ऑनलाइन ही बैठक में जुड़ेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, मोटे तौर पे एक लिस्ट तो तैयार है बीजेपी के अंदर। खाने जो लिस्ट तैयार होती है, जो इंटरनल सर्वे किए जाते हैं उसके जरिए एक लिस्ट तैयार हो जाती है। हाँ, ये सच है जो आप बता रहे हैं कि वक्त लगेगा भी, लेकिन फाइनल राउंड हम इसको कह सकते हैं और इसके बाद जो बैठक होगी उसके जरिए हम सबके सामने वो लिस्ट होगी। लेकिन इस बीच एक अपडेट आप कर दीजिए। तस्वीरों के जरिए हमने 3 बड़े चेहरों का नाम अपने दर्शकों को बता दिया है। सीएम योगी पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं और इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह के भी पहुंचने की खबर है। लेकिन इसके अलावा जेपी नड्डा वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके अलावा कौन कौन रहने वाला है इसमें? देखिए, बीजेपी के जो राज्य स्तर के नेता है, जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 6 प्रभारी जो पार्टी के हैं उत्तर प्रदेश के वो जुड़ेंगे, चुनाव प्रभारी हैं वो जुड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ऑनलाइन इस बैठक में जुड़ सकते हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय नेताओं के साथ ही चर्चा करनी है। और जो प्रदेश ने अपने स्तर पर जो सूची बनाई है पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए खास तौर पर, तो उन उम्मीदवारों के बारे में चर्चा, एक तरह से प्रिलिमिनरी चर्चा केंद्रीय नेतृत्व के साथ शुरू हो जाएगी और उस पर एक अंतिम मोहर लगेगी जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उस बैठक में प्रधानमंत्री की भी शामिल होंगे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह। और उस समय केवल अंतिम मोहर लगा करके नामों का ऐलान उस बैठक के बाद किया जाएगा। अब चूंकि समय भी कम है पहले चरण के मतदान के लिए, 10 तारीख को मतदान होना है, तो पहले चरण में इसलिए भी सबकी निगाहें लगी हुई है क्योंकि मथुरा की सीट भी पहले चरण के चुनाव के दौरान ही आती है और कई कयास लगाए जा रहे हैं। कई पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ को टिकट दिया जाए। तो पार्टी क्या फैसला लेगी, ये सब चीजें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में साफ होगा। मथुरा के अलावा कुछ और बातें हो सकती है, क्योंकि 2017 के चुनाव परिणाम को हम अपने सामने रखें और आंकड़े अपने सामने रखें तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि ऑलरेडी जीते हुए हैं। तो क्या इन जीते हुए कैंडिडेट पे भरोसा किया जाएगा या कुछ तब्दीलियां हो सकती है, कुछ बदल सकता है? आप लोगों के जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी जो है, बीजेपी का चुनाव के दौरान केवल एक ही नियम रहता है, वो केवल चुनाव जीतने में यकीन रखती है और पार्टी की ये कोशिश रहती है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है उसको वोट दिया जाए। अगर किसी सिटिंग विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पार्टी को लगती है, क्योंकि बीजेपी ने कई बड़े सर्वे भी करवाए हुए हैं, हर सीट पर माइन्यूट सर्वे पार्टी करवाती है, उसी के बाद टिकट देने की प्रक्रिया करती है। तो अगर किसी विधायक के खिलाफ कोई नाराजगी है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जनता सरकार से नाराज नहीं होती लेकिन लोकल विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, तो उस स्थिति में विधायक की टिकट हटाने में भी पार्टी गुरेज नहीं करेगी। और यही बात इस बार भी है कि पार्टी ने ये साफ कर दिया है एक तरह से कि जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको टिकट दिया जाएगा और जिसके बारे में प्रदेश में अपने क्षेत्र में राय सबसे पॉजिटिव निकल के आएगी उसी कैंडिडेट पर विचार किया जाएगा। अगर इस प्रक्रिया में कुछ विधायक के टिकट कटते हैं तो वो भी पार्टी कर सकती है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बड़ी खबर हम आपको पंजाब की सियासत से बताते हैं। दरअसल हुआ क्या है, सोनू सूद की बहन मालविका सूद के कांग्रेस में शामिल होने के बाद मोगा से कांग्रेस विधायक की नाराजगी की खबर सामने आने लगी है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मालविका के पंजाब के मोगा से चुनाव लड़ने की चर्चा उठी और कहा गया कि यही बातें हुई है, इसी शर्त के बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। अब इसके बाद वहां से कांग्रेस विधायक हरजोत कमल ने आरोप लगाया कि मालविका को पार्टी में पैसे देकर शामिल करा दिया गया है। कांग्रेस विधायक
हरजोत कमल ने अपने समर्थकों और वहां के सरपंच और पार्षद के साथ बैठक की और वहां दावा किया कि अब आंखें दिखाने का वक्त आ चुका है। हरजोत कमल ने अपनी ही पार्टी को धमकी देते हुए कहा कि आंखें दिखाने से टिकट मिलेगा, नहीं तो कोई पूछेगा नहीं। ये वो तस्वीरें भी है आपके सामने जहां पे एकजुट कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हरजोत कमल जिन्होंने नाराजगी दिखाई है और नाराजगी के साथ साथ उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया। ये संगीन आरोप ये है कि टिकट बिका है, डीलिंग हुई है, बातचीत हुई है, इस तरीके से आरोप भी लग रहे हैं। तो मालविका के कांग्रेस में आने से घमासान मचा हुआ है और घमासान अपनी ही पार्टी के अंदर खाने ही इस तरीके से, क्योंकि विधायक वहां से सिटिंग है और सिटिंग विधायक को ये बातें चुभ रही हैं। उनको इस बात से परेशानी है कि मालविका को क्यों लाया गया है, क्यों यहां से उन्हें चुनाव लड़ना है, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्लियर स्टैंड है कि मालविका मोगा से चुनाव लड़ेगी। पंजाब के मोगा से मोगा में कांग्रेस पार्टी का अभी तक दबदबा रहा है। वहां की सीटें फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पास ही है। अब इसी बीच जो सिटिंग विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं हरजोत कमल, उनकी नाराजगी अब सामने आ चुकी है खुलकर। टिकट ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ 21-22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद हो गए। कोरोना केसेस बढ़ने पर डीडीएमए का आदेश, निजी दफ्तर बंद हो जाने वाले हैं। दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद किए जाएंगे। पहले कहा गया था कि 50% क्षमता के साथ आप काम करवाइए, लेकिन अब सख्त आदेश ये है कि निजी दफ्तर बंद किए जाए दिल्ली में सभी, क्योंकि आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। डीडीएमए की बैठक के बाद पहले जो पाबंदियां लागू हुई थी उसमें एक और बातें जुड़ चुकी हैं और ये है कि जितने भी निजी दफ्तर हैं, प्राइवेट जितने भी ऑफिस हैं, वो बंद हो गए। निजी दफ्तर बंद किए जाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं और डीडीएमए की बैठक के जरिए ये तय किया गया है। आज सीएम भी सक्रिय हो चुके हैं। सीएम केजरीवाल आज एक्टिव दिख रहे हैं, वो एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच जो डीडीएमए की बैठक है जिसने ये तय किया है कि अब निजी दफ्तर बंद किए जाएं, अब 50% क्षमता के साथ भी नहीं चलेंगे। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, अपडेट कीजिए खबर को। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। डीडीएमए ने यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फैसला लिया है कि दिल्ली के सभी निजी कार्यालय पूरी तरीके से बंद होंगे, यानी कि उन्हें 100% क्षमता अपनी वर्क फ्रॉम होम करनी पड़ेगी। अभी तक दिल्ली में निजी दफ्तरों को 50% क्षमता पर चलाने की इजाजत थी और 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन अब एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज को छोड़ करके बाकी सभी निजी दफ्तरों को पूरी तरीके से बंद करने का निर्देश दिया जाएगा और तमाम दफ्तर वर्क फ्रॉम होम ही अपने कर्मचारियों को करवा सकेंगे। कल ही हमें ये जानकारी भी सामने आई थी और हमने अपने दर्शकों से भी साझा की थी कि दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट और बार भी बंद कर दिए गए थे और उनमें केवल टेक अवे की सुविधा मौजूद थी। अब ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के सभी निजी दफ्तर पूरी तरीके से बंद किए जाएंगे और 100% उन्हें अपनी स्ट्रेंथ वर्क फ्रॉम होम पर लगानी पड़ेगी, यानी कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी निजी दफ्तर में नहीं आ सकेगा। ये दिल्ली के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। विक्रांत, लेकिन क्या ये सारे ऑफिस पे शर्तें लागू होती हैं कि कुछ ऐसे भी ऑफिस होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ऑफिस से ही चल सकता है? नहीं, बिल्कुल ये पूरी तरीके से दिल्ली के तमाम निजी दफ्तरों पर लागू होगा ये फैसला। ये छूट केवल और केवल उन दफ्तरों को मिलेगी जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होगी, जिनको एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं, यानी जो इमरजेंसी कामों में लगे हुए हैं, केवल उनको ये छूट होगी। बाकी दिल्ली के तमाम निजी दफ्तर
पूरी तरीके से बंद होंगे, 100% क्षमता उन्हें अपने वर्क फ्रॉम होम पर लगानी पड़ेगी। कोई भी दफ्तर नहीं खुलेगा और कोई भी दफ्तर में कर्मचारी अधिकारी कोई नहीं आ सकेगा। केवल एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के दफ्तर खुलेंगे। केवल उन्हीं को अनुमति होगी कि वो अपने यहाँ से अपने कर्मचारियों को काम पर लगा सके या काम पर बुलवा सके। अच्छा, ऐसी खबरें देखकर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे कि अब लॉकडाउन की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं। देखिए, सरकार ने साफ कर दिया है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में एकदम क्लियर बोल चुके हैं कि वो लॉकडाउन लगाने की कोई मंशा नहीं रखते और ना ही वो लॉकडाउन लगाना चाहते हैं। अगर लोग अपने नियमों का पालन करेंगे और वो ये कहेंगे कि किसी भी तरह का अगर मास्क लगा के रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे, तो इसकी नौबत नहीं आएगी। लेकिन दिल्ली सरकार ये कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन लगाए बिना किस तरीके से वो कोरोना के जो नंबर बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल कर सके। हालांकि सरकार का जो हमें उच्च सूत्रों से पता चल रहा है, अभी कोई ऐसी मंशा नहीं है, ना ही सरकार में ऐसी चर्चा हुई है कि लॉकडाउन को दोबारा से लगाया जाए। लेकिन ये बात सही है कि सरकार तमाम ऐसे कदम उठा रही है जिससे लॉकडाउन की नौबत से बचा जा सके। विक्रांत, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, निजी दफ्तर अब बंद किए जाएंगे। घर से आपको काम करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है। पहले 50% क्षमता, लेकिन अब 100% भी लोग अपने घर पे ही रह के काम करें। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां सिर्फ जरूरी सेवा वाले दफ्तर ही खुलेंगे जो इमरजेंसी कैटेगरी में आते हैं। कोरोना पर दिल्ली में इस वक्त बड़ा फैसला डीडीएमए की बैठक के जरिए लिया गया है। सभी निजी दफ्तर बंद किए जाएंगे। काम आपको घर से करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है। पहले 50% क्षमता कही गई थी कि 50% क्षमता घर से वर्क फ्रॉम होम करें और जो दूसरे लोग हैं वो ऑफिस आए। लेकिन अब डीडीएमए की बैठक के जरिए दिल्ली में यह बड़ा फैसला लिया जा चुका है कि निजी दफ्तर सभी बंद किया जाए। लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घर से ही काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और ये पाबंदियां, ये सख्तियां आंकड़ों की रफ्तार के साथ बढ़ती जा रही हैं। यानी जिस तरीके से आंकड़ों में उछाल होगा, पाबंदी उसी तरीके से, यानी फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान जो आपने देखा है वही। लेकिन अभी भी हम आपको एक बार क्लियर कर दें, दिल्ली सरकार की तरफ से यह कह दिया गया है क्लियर कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। जितनी पाबंदियां हो, लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़े और कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद डीडीएमए का बड़ा आदेश, जरूरी सेवा वाले दफ्तर ही सिर्फ खोलेंगे। इसके अलावा जितने भी दफ्तर हैं सभी बंद किए जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम करना जरूरी कर दिया गया है। सभी रेस्टोरेंट, बार, सब कुछ बंद। होम डिलीवरी हो सकती है। प्रियंका इस वक्त हमारे साथ। प्रियंका, दिल्ली में अब दिन ब दिन और भी सख्ती बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, जहां पर एक बार इस चीज को साफ किया गया कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन उसके साथ ही रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया गया है। जैसे कि अब 50% कैपेसिटी में जो तमाम प्राइवेट जो दफ्तर थे अभी तक काम कर रहे थे, अब उनको 100% वर्क फ्रॉम होम पे रखा जाएगा। यानी कि अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं है, एसेंशियल सर्विसेज में नहीं है, इमरजेंसी सर्विसेज में अगर आपका ऑफिस काउंट नहीं होता है, तो अब आपको वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इससे पहले अगर बात करें तो रेस्टोरेंट्स और बार में बैठकर खाना जो था वो बंद किया गया था। अब फूड आइटम्स की जो डिलीवरी है या खाने का जो टेक अवे है, केवल वो रहेगा। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से पहले की रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू के साथ साथ ये रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ेंगी। आज थोड़ी ही देर बाद जो सीएम है दिल्ली के, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये बात वहां पर और स्पष्ट कर दी जाएगी कि किस तरीके से प्राइवेट दफ्तर अब केवल 100% वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। यानी कि जिसकी जरूरत नहीं है वो सड़कों पर ना निकले। इससे पहले भीड़ को मैनेज करने के लिए जो येलो अलर्ट में फैसला लिया गया था, जहां पर बसों और मेट्रो में 50% कैपेसिटी की गई थी, लेकिन क्योंकि उससे भी भीड़ हो रही थी तो कहा गया कि बसें फुल कैपेसिटी में चलेंगी। अब उसी के मद्देनजर ये फैसला बड़ा है, क्योंकि तमाम लोग तब ये कह रहे थे कि हमें ऑफिस बुला रहा है, हमें ऑफिस जाना पड़ेगा, हम किस तरीके से बसों में या मेट्रो में सफर ना करें। तो ये इस प्रॉब्लम का भी आज खात्मा होने जा रहा है, जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल, जो प्राइवेट दफ्तर है, अगर एक्सेप्टेड कैटेगरी में नहीं है तो 100% वर्क फ्रॉम होम में रहेंगे। यानी कि जिस तरीके से 25% के लगभग फिलहाल पॉजिटिविटी रेट बना हुआ है, संक्रमण दर बना हुआ है, उसको लेकर कुछ धीरे धीरे कड़े फैसले लिए जा रहे हैं।
हालांकि जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, उनमें भय आतंक ना हो, इसलिए इसको भी क्लियर किया गया है कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की स्थिति नहीं है, लेकिन थोड़ी कड़ाई लेकिन की जाएगी। प्रियंका, इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि जब वीकेंड कर्फ्यू हुआ तो कुछ मजदूरों की ये शिकायत, वो अपने घर का रुख करने लगे। उनका कहना है कि हमारा तो कुछ भी रोजगार नहीं चल रहा है। अब जब 100% के साथ वर्क फ्रॉम होम हो चुका है तो उनके सामने एक नई चुनौती आ गई है। अब उसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले वेव्स में भी देखा है, दिल्ली सरकार की तरफ से मजदूरों को लेकर अलग अलग पॉलिसीज रही हैं। अभी भी दिल्ली सरकार ने ये क्लियर किया है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद नहीं किया गया है, वहां पर काम करने वाले लोग नहीं घबराए। और अगर इस तरीके की स्थिति बनती है, लगता है कि एक बड़ी कैटेगरी है जो इससे ज्यादा अफेक्टेड हो रही है, तो ये भी उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली सरकार उनके लिए भी किसी स्कीम के तहत आए। जैसे कि पिछली बार याद होगा कि पिछली वेव में तमाम ऑटो ड्राइवर्स, जो कैब ड्राइवर्स थे, जो मजदूर थे, उनके 5-5 हजार रुपए की राशि उनके अकाउंट में डालने की बात की गई थी। ये एक पॉलिसी लेकर आए थे। ऐसे में अगर ये खतरा अभी ऐसा बढ़ता है, क्योंकि प्राइवेट, अभी सिर्फ ये बात हुई है कि जो ऑफिसर्स जाते हैं लोग, वो ऑफिसर्स ना जाएं, घर से काम करें, जैसे कि हमने पिछली लहरों में भी देखा था। लेकिन मजदूरों पर और लोगों पर पलायन जैसी स्थिति ना बने, उसके लिए भी सरकार गंभीर नजर आ रही है। अगर इस तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे तो जाहिर तौर पर पिछली पॉलिसीज में भी देखा था, पिछले वेव्स में भी देखा था, इसमें भी सरकार इस पर सोचेगी। जी प्रियंका, और भी हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े ही ये सख्ती बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हम नई चुनौती के लिए भी तैयार रहें। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से हमारी तकरीबन रोज बात होती है, उन्होंने ये बोला था कि दिल्ली को पीक के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी कि किसी भी दिन दिल्ली में पीक केसेस आ सकते हैं और उसके बाद डाउनफॉल ही शुरू होगा। जैसे कल की अगर बात करें तो कल 19,000 के लगभग मामले आए थे, जो कि परसों से कम थे। लेकिन इसका एक कारण ये भी था कि कल परसों की तुलना में टेस्ट भी कम थे। पॉजिटिविटी रेट की लेकिन अगर बात की जाए तो 25% है। ये अगर हम 28 दिसंबर से अब तक की बात करें तो 28 दिसंबर को 1 के तकरीबन पॉजिटिविटी दर थी और अब 25% हो गई है। तो कहीं ना कहीं तैयारियां जरूर करनी है। हालांकि अस्पतालों की अगर बात करें तो वहां पर अभी भी 2000 से कम लोग भर्ती हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका कहना है कि 10% कैपेसिटी ही अभी हॉस्पिटल्स में भरी हुई है, यानी कि अस्पतालों में भी जगह है। लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आए कि लोगों को अस्पताल तक पहुंचना पड़े, ये स्थितियां गंभीर हो, इस वजह से धीरे धीरे कड़ाई की जा रही है। और उसी की दिशा में आज ये वर्क फ्रॉम होम जो 100% किया जा रहा है प्राइवेट ऑफिसर्स के लिए, ये एक बड़ी चीज है। इससे पहले सरकारी दफ्तरों में इसे लागू कर दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में पहले ही इस बात को कर दिया गया था कि केवल कुछ लोगों को ही आना है, जो डेजिग्नेटेड लोग हैं उनको आना है, उसके अलावा तमाम लोग घरों से काम करेंगे। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है, उसको गंभीरता से देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब बार, रेस्टोरेंट और इन सारी जगहों पे लोगों के जाने की मनाही कर दी है। आप होम डिलीवरी ले सकते हैं, घर पर सामान मंगवा सकते हैं, और साथ ही अगर आप प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं तो वहां पर भी 100% वर्क फ्रॉम होम होगा। जी। और आंकड़ों के लिहाज से चुनौती और बड़ी हो सकती है, लेकिन इस बीच आईसीएमआर की एक जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के जरिए ये भी कहा गया है, दरअसल वो एडवाइजरी है, उस एडवाइजरी में ये कहा गया है कि जब तक जरूरत ना लगे तब तक आपको कोरोना टेस्ट कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप खुद को फिट महसूस करते हैं, लक्षण नहीं है, आप किसी के संपर्क में आ गए हैं, तो बस आइसोलेट कीजिए। इससे भी कोरोना के आंकड़े शायद नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन बहुत लोग हैं जो कि पॉजिटिविटी दायरे में आ चुके हैं। और इस बार होम आइसोलेशन के रूल में भी चेंज किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस वेरिएंट को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो होम आइसोलेशन के रूल की भी अगर बात करें तो आपको याद होगा कि पिछली बार तक ये होता था कि 14 दिन कम से कम अगर आप पॉजिटिव हो गए हैं तो आपको घर पे रहना है, और उसके बाद जब आप नेगेटिव आपकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद आप घर से बाहर निकल सकते हैं। मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ूंगी। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, कोई नई अपडेट इस वक्त? देखिए, दिल्ली सरकार ने डीडीएमए का ये फैसला लागू हो गया है। दिल्ली के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि दिल्ली में अभी तक वर्क फ्रॉम होम केवल 50% कर्मचारियों को करना था, जितने भी निजी कार्यालय थे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के नंबर बढ़ रहे हैं, दिल्ली में हर चौथा आदमी कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। 25% के करीब हमारी पॉजिटिविटी रेट सामने आ चुकी है। तो इसे देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है, क्योंकि सरकार की ये कोशिश है कि किसी भी तरह लॉकडाउन लगाने की स्थिति ना आए। तो लॉकडाउन को बचाने के लिए, लॉकडाउन की परेशानियों से लोगों को बचाने के लिए जो भी कदम है वो उठाए जा सकते हैं, वो उठाए जा रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अभी कुछ देर बाद बैठक भी है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जिसमें वो तमाम चीजों की बाकी की जानकारी भी देंगे। लेकिन वो ये बात साफ कर चुके हैं कि वो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनकी कोई मंशा नहीं है लॉकडाउन लगाने की। तो ऐसी स्थिति में अब ये कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से और डीडीएमए की तरफ से कि दिल्ली के लोगों को लॉकडाउन से बचाने के लिए जो भी कदम जरूरी है वो उठाए जाए। और इस कड़ी में ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि जो प्रियंका बता रही थी कि बस और मेट्रो में लोग भीड़ कम नहीं हो रही थी, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि उनका दफ्तर उन्हें बुला रहा है और उन्हें काम करने के लिए जाना होगा। तो अब जो है निजी दफ्तरों को अपने 100% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम से काम करवाना पड़ेगा और कोई भी निजी दफ्तर अपने कर्मचारी को दफ्तर में नहीं बुला सकेगा। केवल और केवल एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज जो है उनके दफ्तर में काम होगा, वहां के अधिकारी और कर्मचारी आ सकेंगे। बाकी दिल्ली के जितने भी निजी दफ्तर हैं वो तमाम निजी दफ्तर अब बंद कर दिए जाएंगे अगले आदेश तक। बिल्कुल विक्रांत, लेकिन जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे हैं कि सीएम यहाँ पे अरविंद केजरीवाल पीसी कर सकते हैं, क्या उसके जरिए कुछ और सख्ती पे फोकस किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे है। उस 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इन चीजों की माइन्यूट डिटेल देंगे। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के सभी निजी दफ्तरों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, यानी दिल्ली के जितने भी प्राइवेट दफ्तर है उनको पूरी तरीके से बंद करने का आदेश दिया गया है। और ये कहा गया है कि वो अपने सभी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाए। केवल और केवल एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज, यानी जो दफ्तर जो है इमरजेंसी सर्विसेज में लगे हुए हैं, आपातकालीन सेवाओं में लगे हुए हैं, केवल उन्हीं को चलने की अनुमति होगी। बाकी सभी सरकारी प्राइवेट दफ्तर, सभी निजी दफ्तर पूरी तरीके से दिल्ली में बंद हो जाएंगे अगले आदेश तक। और इसके बारे में जो माइन्यूट डिटेल्स होंगे वो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मिलने की उम्मीद है। हालांकि दिल्ली वालों को अभी भी इस बात से किसी तरह का घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन एक बड़ा खतरा लोगों के सामने बार बार सवाल उठता है कि क्या लॉकडाउन लगेगा। तो और इस बीच मैं आपका रुख करूंगी मुंबई के आर्थर रोड जेल में। कोरोना आर्थर रोड जेल में 30 कैदी पॉजिटिव हो चुके हैं। सभी कैदी आइसोलेशन में रखे गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, आइसोलेशन में रखे गए हैं ये सभी कैदी। मुंबई के आर्थर रोड जेल में ये कोरोना की खबर निकलकर सामने आ रही है और इससे पहले तिहाड़ जेल से भी ऐसी ही खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे। यानी कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, कैदी हो, सब कोरोना की जद में आते जा रहे हैं। दिवाकर हमारे साथ है। दिवाकर, अपडेट कीजिए इस खबर को। देखिए, जो जेलर हैं आर्थर रोड जेल के, उनसे जो जानकारी मिल पाई है उनके मुताबिक 10 दिनों में जो नए कैदी आर्थर रोड जेल में लाए गए थे उनका कोरोना टेस्ट हुआ था और इसी कोरोना टेस्ट के दौरान जो 30 कैदी हैं उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस कोरोना रिपोर्ट की पॉजिटिव आने के बाद जो जेल में आर्थर रोड जेल है वहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। उन कैदियों को उन वार्ड में रखा गया है और साथ ही साथ उनके संपर्क में जो कैदी आए थे उनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। यानी कुल मिलाकर कहें तो जो नए कैदी आर्थर रोड जेल में ले जाए जा रहे हैं, जिनको वहां पर रखा जा रहा है, उनकी कोरोना टेस्टिंग की जा रही है और इस टेस्टिंग के दौरान ही जो पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है, ताकि जेल में जो कोरोना का प्रसार है वो ना हो। इसके तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल 30 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि जेलर ने की है और साथ ही साथ कहा है कुछ कैदियों की रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि ये संख्या आगे बढ़ती है या फिर उतनी ही रहती है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच दिल्ली की खबर एक बार फिर से अपडेट कर दूं मैं। दिल्ली में क्या अभी नया ताजा हुआ है? दरअसल दिल्ली में ये फैसला लिया गया है कि 100% क्षमता अब घर पे ही रखनी है, वर्क फ्रॉम होम ही करना है प्राइवेट ऑफिस को, ये रूल बना है। जावेद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, इससे जुड़ी कोई और जानकारी है और क्या उन मजदूरों के बारे में भी सोचा जा रहा है जो पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं, या उनके जहन में आ जाता है कि अब सब कुछ जब बंद है दिल्ली में तो हम तो घर चलते हैं? देखिए, जो आपने सवाल किया है यही तफसील के लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, संभवतः है वो डिटेल में वो सारी चीज़ें रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो बंद कर दिए गए हैं और अभी तक ये तमाम दफ्तर जो थे वो चल रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे जो आसपास हैं, इन पाबंदियों को वो किस तरह से देखते हैं। सर, ये बताइए कि प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने का ऐलान किया है, क्या पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं दिल्ली में कोरोना के खतरे को देखते हुए, क्या कहेंगे? सर, सिर्फ प्राइवेट बंद ना, गवर्नमेंट तो बंद है नहीं सर कोई। अच्छा, नहीं गवर्नमेंट बंद नहीं है लेकिन प्राइवेट सभी बंद कर दिए, क्या कहेंगे? प्राइवेट तो ठीक है सर कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना है, वो अपना काम कर रहे हैं सर। काम कर रहे हैं। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि जिनको काम करना है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे और यही वजह है कि पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाने की बात मुख्यमंत्री ने भी कही थी। यही वजह है कि जो पाबंदियां हैं उनको बहुत संभल कर देखते हुए लागू किया जा रहा है और क्योंकि कोरोना का खतरा है ही, साथ ही लोगों की जो आजीविका है उस पर भी असर न पड़े, इन
तमाम पहलू को देखते हुए दिल्ली सरकार इस तरह के फैसले ले रही है, चाहे वो वीकेंड लॉकडाउन का फैसला हो या फिर अब ये नए ताज़ा फैसले आए हों। जी प्रियंका हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी तमाम तरीके की बातें चल रही है कि क्या हो सकता है। क्या सीएम केजरीवाल जब सामने आएंगे तो कुछ और पाबंदियों पे बात करेंगे? क्या इसी बात की संभावना है? जी बिल्कुल, फिलहाल जिन दो चीज़ों की बात हम लगातार कर रहे हैं कि प्राइवेट जो दफ्तर है वो 100% कैपेसिटी में वर्क फ्रॉम होम चलेंगे और बार रेस्टोरेंट्स को बंद करने का जो फैसला लिया गया है इसके बाबत तो डीजीएमए का ऑर्डर भी बकायदा आ गया, यानी कि ये दो बातें कंफर्म है। इसका क्या कारण है इसको थोड़ा डिटेल में सीएम जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता सकेंगे। देखिए थोड़ा आगे की तरफ मैं अगर यहाँ पर चलूँ तो जो अभी फिलहाल ये पूरा आप देखिए कि जिस तरीके से कोरोना है तो लोग भी घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी हमें बस स्टैंड पे मौजूद है तो लोगों का यही कहना था कि घर से बाहर निकलना मजबूरी है। जिनकी प्राइवेट नौकरियां हैं, ये क्या है, जो यहाँ पर कुछ ऑटो वाले भी दिख रहे हैं उनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए, अभी प्राइवेट नौकरियों वाले सब घर से काम करेंगे, ठीक है, तो आना जाना आप बसों में भी बस स्टैंड में भी लोगों का कम हो जाएगा। आप लोगों को लॉकडाउन का कोई खतरा तो नहीं है? अभी कोई खतरा नहीं नहीं है। आपको लगता है सही फैसला है, जितना कम लोग आएंगे उतना बेहतर? हाँ ठीक है सर, आपको क्या कहना है? प्राइवेट अब जो ऑफिसर्स वाले हैं वो 100% वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ये फैसला आ गया है, सही डिसीजन है? सही है मैडम, बीमारी तो बढ़ी रही है। अच्छा, मास्क तो पहना ही नहीं आपने? मास्क मैडम अभी चाय पीने आए ना, अभी उतारा है तो इसलिए। अच्छा ठीक है, मास्क जरूर पहनिए। आपको क्या लगता है ये प्राइवेट जो अभी ऑफिसर्स के लिए कह दिया गया है कि 100% वर्क फ्रॉम होम रहेगा, अच्छा डिसीजन है? लगता है लोग कम आएंगे बाहर? अच्छा डिसीजन है। वो डिसीजन में ये है कि जो सैलरी वगैरह काट लेंगे, वर्क फ्रॉम होम में भी काटते हैं, उसमें फिर लोगों को परेशानी होती है क्योंकि लोगों सैलरी क्यों काटेंगे अगर सरकारी फैसला रहेगा? सरकारी फैसला पीछे भी हुआ था, आपने देखा था कितनी सैलरियाँ कटी थी, लोगों को कितनी दिक्कतें हुई थी। प्रियंका, ये भी एक बड़ा सवाल है और ये आम लोगों के मन में डर भी है, इसको भी सरकार को सोचना होगा और क्लियर सख्त निर्देश देना होगा कि प्राइवेट दफ्तर जो है वो मनमानी ना करे, किसी की सैलरी डिडक्ट ना करे। फिलहाल शुक्रिया, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच मैं दर्शकों को अपडेट कर दूं, 12 बजे वो समय यानी अभी से आधे घंटे बाद सीएम केजरीवाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसका इंतजार सभी को।